मनन ये बताइए कि आपकी थर्ड ईयर में ही आपने 470 रैंक निकाल दी। मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी थर्ड ईयर एग्जाम गेट 2023 में? लेकिन आप तो कॉलेज में इंटर्नशिप में भी जा रहे हो और उसके बाद भी गेट की तैयारी आप करते जा रहे हो, तो कैसे आपने कॉलेज और ये मैनेज किया? यहाँ पर मनन भाई की स्टोरी से आप यही सीख सकते हो कि यार आपको बेसिक्स ना कोशिश करो कि सेकेंड ईयर से ही आप जो कॉलेज में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं। और जैसे हाँ। मैंने भी कंटेंट विजय बैच का पढ़ा था, तो विजय बैच का जो कंटेंट था स्टार्टिंग सेम तक, मतलब वो मोर देन सफिशिएंट है। सारे क्वेश्चंस आप देखो तो उसी से आते हैं। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मनन। और दोस्तों, इनकी स्टोरी जानकर आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा, क्योंकि मनन ने थर्ड ईयर में ही गेट एग्जाम फोड़ दिया था। और वो भी आपको भी रिसोर्सेज पता चलेंगे कहाँ से उन्होंने तैयारी किया। और आपको पता चलेगा कि थर्ड ईयर में 470 रैंक इन्होंने हासिल किया गेट 2023 में। और 470 के बाद उन्होंने एक साल फिर तैयारी किया हमारे विजय बैच से। और उन्होंने इस बार 113 रैंक फोड़ा है गेट 2024 में। और मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी से जितने भी बच्चे सेकेंड ईयर से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सबको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उन सबको मार्गदर्शन मिलेगा आपकी स्टोरी से। थैंक यू सर। तो मनन, एक बात बताइए, मतलब आपने सेकेंड ईयर में तैयारी स्टार्ट की थी या फर्स्ट ईयर में ही से ही आप अलाइन थे गेट की तैयारी के लिए? सेकेंड ईयर में जब मेरे कोर सब्जेक्ट शुरू हुए थे, कंट्रोल सिस्टम्स, डिजिटल, कॉलेज में, तब से मेरे को बहुत अच्छे लगते थे वो पढ़ना। तो मैं उसको पढ़ता था सेकेंड ईयर से। मैंने फिर और एक्सप्लोर किया कि इसके बेसिस पे कौन कौन से एग्जाम्स है। तो मतलब गेट एग्जाम पता चला कि ये सब पूछते हैं, कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग, ये सब। तो मैंने फिर सोचा कि एक बार मतलब ट्राई करना चाहिए गेट देने का। सबसे पहले अपने कॉलेज के बारे में बताइए, मतलब आपका कौन सा कॉलेज है, अभी आप क्या कर रहे हो, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए। सर, आई एम फ्रॉम बिट्स पिलानी, हैदराबाद कैंपस। करेंटली आई एम वर्किंग इन एनवीडिया। मैंने गेट थर्ड ईयर में दिया था और फोर्थ ईयर में दिया था। हाँ। तो बिट्स के बच्चों का तो अच्छा प्लेसमेंट ऑलरेडी हो जाता होगा ना, तो आपने गेट क्यों दिया मतलब? एक्चुअली ट्वेल्थ ऑनवर्ड्स हेल्थ इश्यूज हो गए थे काफी, मतलब ट्वेल्थ ओके। और ड्रॉप ईयर एंड इवन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। तो सर, मेरा एक ड्रीम था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना था, वो मतलब नहीं हो पाया था उस समय। तो फर्स्ट ईयर मेरे को कॉलेज में जब आने पे ड्रॉप लेना पड़ा था। तो कॉलेज मेरा एक्चुअली बेसिकली 5 साल का हो गया। 4 साल का कोर्स था पर 5 साल का हो गया, क्योंकि एक साल पहला ड्रॉप करना पड़ा। तो ओके। मेरे को हमेशा था कि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक लाना है। वो था मेरे में, मतलब मोटिवेशन हमेशा। तो ओके। मेरा बेसिक ड्राइव ये था कि गेट में करना है अच्छा। तो उसी वजह से मैंने दिया था। तो अभी आप एनवीडिया में जॉब कर रहे हो या आपका प्लेसमेंट हो गया है? नहीं, अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ 6 मंथ्स। अच्छा, अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, ओके हाँ। ओके ओके। तो उसी में आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा, राइट? मतलब डिपेंड्स, अगर उनको काम पसंद आया तो वो रख सकते हैं, पीपीओ मिल सकता नहीं, मतलब कॉलेज में प्लेसमेंट हो गए हैं या अभी अभी होने हैं? है। नहीं, कॉलेज में हो गए, पर वो प्लेसमेंट ड्राइव में मैंने मतलब इसी यहीं पर एनवीडिया में इंटर्नशिप ही हुआ उससे। ओके ओके, हाँ। मतलब वो तो जनरली कन्वर्ट हो जाती होगी ना, मोस्टली तो कन्वर्ट हो हाँ, जाती है। मतलब हाँ, काम पे अगर उनको काम अच्छा लगता है तो वो रख। सो मनन ये बताइए कि आपकी थर्ड ईयर में ही आपने 470 रैंक निकाल दी। मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी थर्ड ईयर एग्जाम गेट 2023 में? थर्ड ईयर में ये थी कि मैं कंट्रोल डिजिटल कॉलेज का तो पढ़ता था। उसके बाद हम्म। मैंने एक्सप्लोर किया था। और तो यूट्यूब में मैंने मतलब आपके वीडियोस भी देखे थे काफी। मैंने बेसिक सब्जेक्ट्स अच्छे से किए थे, तो मैंने स्टार्ट किया था नेटवर्क और सिग्नल से। ये दो बेसिकली एनालॉग में, नेटवर्क तो प्री रिक्विजिट है ही, और सिग्नल का भी हम्म। कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट एनालॉग में ऑप एम्प फ्रीक्वेंसी से कंपनसेशन में काम आ जाता है। तो आप ये दो करो, फिर डिजिटल, सिग्नल और कंट्रोल, ये से आप 5 सब्जेक्ट आप बेसिक प्रिपेयर कर लेते हो। उसके बाद मेरे हिसाब से आपको ईसी के कोर में जाना चाहिए, जो हम्म। कि कम्युनिकेशन, ईडीसी और ईएमएफटी। और इसमें क्या है, ये तीनों में अगर आप थ्योरी आपका अच्छा है, खासकर ईएमएफटी, ईडीसी में, तो आप क्वेश्चंस बना लोगे। कंपेयर टू मैंने जो देखा है, बाकी जो 5 बेसिक सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिस बहुत डिमांड करता प्रैक्टिस बहुत है। जरूरी है। एनालॉग नेटवर्क आप जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उसमें कनेक्टेड होते हैं कॉन्सेप्ट। हम्म। कम्युनिकेशन आपको तुरंत पता चलता है, ये डिजिटल कम्युनिकेशन का, ये एनालॉग कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन, आप इजीली बता पाते हो। पर मॉसफेट्स, बीजेटी मिला देते हैं एनालॉग में, नेटवर्क में भी बहुत सारे हम्म। कॉन्सेप्ट। तो ये चीज था जो मैंने किया। तो मैंने ये 5 सब्जेक्ट और मैथ्स अच्छे से किया था थर्ड ईयर। मेरे हिसाब से ना, गेट एक बहुत ही बेसिक एग्जाम है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आपको, मुझे लगता है कि 200 300 रैंक लाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। क्या होता है ना, बच्चे लोग जनरली, जो बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, जैसे मनन भाई ने तो कम्युनिकेशन और ईडीसी छोड़ ही दिया था और तब भी 470 रैंक आई। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार, अगर आप कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत पोर्शन कर लो, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, ईडीसी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा बहुत पोर्शन कर लो। लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट है, डिजिटल कंट्रोल, नेटवर्क, और अगर हम बात करें सिग्नल सिस्टम,
तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, इतनी ज्यादा बार कर लो कि एक भी सवाल गलत ना हो ना, तो फिर आपकी रैंक 200 तक तो आ ही जानी चाहिए इस पूरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से जो मनन भाई की स्टोरी है ना, अभी हम आगे की भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने फिर आगे ट्रांजिशन किया 470 को कैसे 113 में कन्वर्ट किया, वो भी देखेंगे। लेकिन जो यहाँ तक की बात है, यहाँ तक की जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ तक की जो स्टोरी है, उससे यही सभी बच्चों को सीखना चाहिए कि यार हमें ना अपने बेसिक्स पे काम करना चाहिए। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आपको गेट एग्जाम में कोई भी नहीं हरा सकता, आपकी रैंक आसानी से बन जाएगी। एंड जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनन भाई ये बताइए, 470 रैंक तो आ गई, उसके बाद फिर आपने कैसे आगे कंटिन्यू किया? भैया तो थर्ड ईयर खत्म हो गया, फिर फोर्थ ईयर में मेरा ऐसा था कि मेरे केस में फिफ्थ ईयर, क्योंकि पहला साल तो हुआ नहीं था, तो हम्म। मेरे वो फर्स्ट ईयर के एक सेमेस्टर बचा हुआ था। तो मैंने ज्वाइन तो किया था, पर मैं फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ पाया था। तो मैंने लास्ट की 6 मंथ्स स्टार्ट किया। तो मैंने विजय बैच से ही फॉलो करा था, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ था सब, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए था। और हम्म। कम्युनिकेशन उसी दौरान स्टार्ट हुआ था, लेटर हाफ में, ईएमएफटी भी और ईडीसी भी। तो मैंने वो तीनों अच्छे से किए, और मतलब नोट्स बनाए खुद नोटबुक पर। और टेस्ट सीरीज मैंने उसी समय स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे मैंने। मैंने टेस्ट सीरीज लिए थे, मैंने दो तीन सारे ही मतलब सबके लिए लिए थे मैंने, क्योंकि प्रैक्टिस ओके। करना था मैं। हम्म। और मेरा एम था कि टॉपिक टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट तो कंप्लीट कर लूं पहले, फुल टेस्ट से पहले। तो आपने इतने टेस्ट दे पाए थे? क्योंकि मैंने जब गेट 2021 या 23 दिया था एग्जाम, तो मैंने भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज खरीद ली थी, लेकिन मैं दे ही नहीं पाता था, हाँ, मतलब हार्डली मैं कवर नहीं कर पाता था। हाँ, मैंने भी सब मतलब नहीं कर पाया, पर मैंने लिया था। लेकिन ओके। इससे अच्छा अगर आप करते हो, अगर आप कर सकते हो, तो आप एक ही लो और एक उसको ही लो, पूरा कर यस लो, वो एग्जैक्टली बेटर है एग्जैक्टली। एक्चुअली। वही आप जैसे, इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हम्म। सब कवर हो जाएगा फिर। अब कवर तो हो जाएगा, हाँ, यस वो बेटर है एग्जैक्टली। एक्चुअली। बिल्कुल, तो यही बात है यार, ये बार बार हम लोग बोलते हैं, और जनरली क्या होता है, बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, जैसे हम भी बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे स्टार्टिंग में यार, जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो यार सब कुछ खरीद लो, सारा मटेरियल आ वही जाना वही चाहिए अपने वही, पास। हाँ, वो तो होता लेकिन है। हाँ, हाँ, बट यही बोला जाना चाहिए कि यार एक ही टेस्ट सीरीज लो नहीं, और उसको कंप्लीट करो, एक क्योंकि ही जब आप टेस्ट। पूरी कंप्लीट करते हो ना, हाँ, तो उसमें सब कवर हो जाता है। और जैसे एक, कोई भी बनाता है टेस्ट सीरीज, जैसे हम लोग भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि यार अगर हमें 5 या 6 एनलॉग के टेस्ट बनाने हैं, तो उसमें ये वाला कंपोनेंट ज्यादा रखेंगे एक में, फिर दूसरे में ज्यादा, ये तीसरे में, इस तरह से रखा जाता है, जिससे हम ये कोशिश करते हैं कि पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए 5 या 6 टेस्ट में जो भी है। सो इसीलिए आप एक ही टेस्ट सीरीज खरीदो और पूरा उसको कवर करो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर भी मैं अगर बोलूंगा कि यार अगर आपको 2 टेस्ट सीरीज लेने भी हैं, तो आप पहले एक से शुरुआत करो, अगस्त से लेके दिसंबर तक आप एक खत्म करो, और फिर दूसरी टेस्ट सीरीज का सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट ले लो, अगर किसी और का लेना भी है तो एंड के लिए बस 2 4 5 टेस्ट देने के लिए फुल सिलेबस टेस्ट, दैट इज मोर देन इनफ। तो मनन भाई ये बताइए कि जब आप यार इंटर्नशिप में भी जा रहे हो, आप कॉलेज में भी एक्टिव हो, इंटर्नशिप भी ले रहे हो, तो यार कैसे आपने मैनेज किया? मतलब कॉलेज, जनरली मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि यार कॉलेज को छोड़ो, भाड़ में जान दो और सिर्फ गेट की तैयारी करो। लेकिन आप तो कॉलेज में इंटर्नशिप में भी जा रहे हो और उसके बाद भी गेट की तैयारी आप करते जा रहे हो, तो कैसे आपने कॉलेज और ये मैनेज किया? सबसे पहले अपने सीजीपीए भी बताओ यार, कितनी सीजीपीए चल रही है आपकी? सीजी पे तो मेरी 8.5 है। 8.5 तो अच्छी होती होगी, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारा तो एएमयू था, नहीं, तो एएमयू में तो 9.5 9.6 तक आ जाती है, तो हाँ, हाँ, हाँ। आसान नहीं, था। मेरा, हाँ, मतलब मेरा स्टार्टिंग वाले साल में बहुत कम था सीजी, फर्स्ट ईयर में बेसिकली। फिर मैंने जब हम्म। कंट्रोल, ऑब्वियसली तैयारी कर रहा हूँ इसका, तो सीजी भी अच्छा हो गया, क्योंकि आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो दोनों के लिए। तो मैंने फिर सीजी अपने ऊपर की 8.5 तक लाई, फिर ऐसे कर। ओके। पहले कम थी। तो फाइनल ईयर में जब आप अभी गेट की तैयारी कर रहे थे, गेट 2024 की, तो आपने कैसे मैनेज किया कॉलेज को और इसको? मैंने एकदम छोड़ दिया था, मतलब कॉलेज में मेरा लास्ट सेम था, और हम्म। उसमें मेरे खाली इलेक्टिव्स बचे थे। मतलब हमारे में ओपन ओके। इलेक्टिव्स होते हैं, आप हम्म। अलग अलग स्ट्रीम के आप ले सकते हो सब्जेक्ट्स पढ़ने। हम्म। तो मेरे इलेक्टिव्स ही बचे थे, तो मैंने, और ह्यूमैनिटीज थे और ऐसे ही थे, तो मैं बस एग्जाम से 2 दिन मैक्सिमम देता था। ओके उसके अलावा तो खाली ये करता रहता, पढ़ता ओके रहता। ओके ओके। ये, तो मतलब वही किया आपने भी जो जनरली करते हैं कि यार कॉलेज को फाड़ भाड़ में जान दो और अपनी हाँ, तैयारी करो। हाँ, क्योंकि, हाँ, वही क्या है। लेकिन फिर भी मैं यार एक सवाल फिर से पूछना चाहूंगा कि यार जब आप ऑलरेडी बिट्स हैदराबाद में हो और आपका ऑलरेडी एनवीडिया में लगा हुआ है, तो पैकेज भी अच्छा लग जाएगा, मतलब इट विल बी लाइक अराउंड 12 तक का तो लग ही जाना चाहिए, कितने का लगेगा? एनवीडिया में तो सीटीसी राइट की बेस, हाँ। सीटीसी तो अराउंड 50 रहता है एनवीडिया में। 50? हाँ, तो फिर क्यों गेट की तैयारी कर रहे हो? मतलब आप एमटेक भी करो तब भी इतने अराउंड का ही हाँ रहेगा सीटी। भैया, मेरे को रैंक लानी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ना मेरे लिए
रैंक अगर आप लाते हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता हाँ, है वो मोटिवेशन कहीं, मिलता है, राइट, मतलब हाँ, उससे। और सेटिस्फैक्शन जो मिलता हाँ, है आने के एग्जैक्ट। बाद, वो इरिप्लेसेबल है। आप कंपनीज तो बहुत हम्म। बड़ी बड़ी कंपनीज है, पर वो जो फीलिंग होता है ना, वो मेरे को उससे गुजरना था, वो इसी के लिए मैं तैयारी करता था तो बेसिकली। अभी आप क्या एमटेक में अप्लाई करोगे कहीं पे? अभी तो 3 साल है, तो अभी तो एनवीडिया में अगर मिलता है तो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद एनवीडिया ओनली। बट ओके, ओके। इफ, हाँ, और एमटेक का तो अपॉर्चुनिटीज रहेंगे 3 साल तक, हाँ, ऐसा। हाँ, बढ़िया, मतलब आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो इफ यू वांट टू, कि आपको तो एनवीडिया से स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मिल जाएगी साल भर हाँ, बाद और अगर ऐसा आप। भी रहता है, कम बैक भी रहता है। आप पढ़ने आप जाओ, वापस आ आपको सकते हो। कम बैक हाँ। होम ऐसा टाइप का हम्म। कॉन्सेप्ट भी रहता है। ठीक है, तो एनवीडिया का तो सही है, और ऑलरेडी आपका प्लेसमेंट तगड़ा ही है। तो फिर भी अगर आप जैसे बच्चा कोई 2025 की अभी तैयारी कर रहे होंगे, बच्चे स्टार्ट करेंगे, मार्च चल रहा है अभी, तो आप क्या उनको गाइड करोगे कि यार अगर आप ये चीज करोगे ना तो आपका गेट निकल जाएगा? मेरे हिसाब से भैया 1 साल का टाइम ना मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप सीरियसली हम्म। करो। 6 मंथ्स हम्म। कम हो जाता है, 6 मंथ्स नहीं, मैंने भी 6 मंथ्स ज्यादा ही किया है टोटल में। तो 1 साल आप स्टार्ट करो, जनवरी से आप स्टार्ट करो। बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो, जो मैंने बताया, पांचों बेसिक सब्जेक्ट्स। हम्म। और उसके बाद आप ये तीनों कोर सब्जेक्ट्स कर लो, इसी का मैं बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन, ईपीसी और एमएफ। मैथ्स कर लो उसके बाद। ये करने के बाद आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो। और आप हम्म। सिलेबस थोड़ा हो सके ना तो अक्टूबर, बहुत क्या होता है, अगर आप दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, तो आप सब हम्म। चीज फिर वापस रिकॉल करना वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप हम्म। आइडियली आप थोड़ा अक्टूबर तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, और फिर आप फुल टेस्ट में लग जाओ, सब्जेक्ट टेस्ट में नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हम्म। टेस्ट में कॉन्सेप्ट तो बहुत कम टेस्ट होंगे। फुल टेस्ट में आपको एक साथ सारे सवाल जब आते हैं ना, एक के बाद एक, नेटवर्क, एनालॉग कम्युनिकेशन, तब एक्चुअल टेस्ट होता है कि आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो तब आप स्टार्ट करो फुल टेस्ट, और मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी रैंक बन जाएगी। आप टेस्ट खूब प्रैक्टिस कर लोगे, एनालाइज कर लोगे मिस्टेक्स को। जैसे टेस्ट पे जो मिस्टेक्स होते हैं ना, तो मैं तो ऐसे करता था कि दो टाइप से क्लासिफाई करता था मिस्टेक्स को, सिली मिस्टेक्स और बाकी मिस्टेक्स, कॉन्सेप्ट नहीं आता है उस टाइप। तो सिली मिस्टेक्स को तो मैं बस देख लेता था कि यार ये कैसे हो गया। जो हम्म। कॉन्सेप्ट्स मिसिंग होते थे, मैं उसका लिखने के बजाय मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था। ओके। स्क्रीनशॉट ले लेता था और वो एक इकट्ठा कर लेता था, स्क्रीनशॉट्स खूब हम्म। सारे। और लास्ट में देखने का कोशिश था, पर वो हो नहीं पाया हो एक्चुअली। नहीं पाया। हाँ। वो ऐसे ही होता है। लास्ट ईयर मैं जब भी देता था तो बुक मार्क कर लेता था सारी चीजें। हाँ, लेकिन आज में लास्ट में बचता ही नहीं है कुछ, तो बचता ही इसलिए नहीं। मैं तो यही बोलूंगा कि लिखना चाहिए। इससे हाँ, बेटर है कि आप लिख हाँ, लो उसको आप एक लिख लो। नहीं नोटबुक मतलब में लिख आप लो। नहीं, जैसे आप समझ लो क्या है, वो हाँ, क्या कॉन्सेप्ट मिसिंग मेन था, पॉइंट या लिख आप लो। मेन पॉइंट लिख लो, और आप अपने जो नोट्स बनाते हो उसमें भी ऐड ऑन कर सकते हो कि, एड ऑन क्योंकि कर। आप कितना कॉन्सेप्ट पे आप एग्जैक्टली। अंदर जाते हो, वो आपको ज्यादा हेल्प हाँ। करता है कोई भी टफ क्वेश्चन बनाने में, अगर आप डेप्थ में जानते हो तो आप उस हम्म। कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो डायरेक्टली। हम्म। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से वैसे तो मनन भाई ऑलरेडी तगड़ा प्लेसमेंट है ही है, और हमारा टारगेट यही रहेगा कि एमटेक के बाद आप लोगों का इतना ही प्लेसमेंट लगे, बीटेक के बाद तो बड़ा मुश्किल है। बिट्स वगैरह से ही लग सकता है ऐसा प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मनन भाई की स्टोरी से आप यही सीख सकते हो कि यार आपको बेसिक्स ना कोशिश करो कि सेकेंड ईयर से ही आप जो कॉलेज में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, कॉलेज के टीचर्स, उसी को आप अपना अच्छे से नोट्स बना के कॉलेज के एग्जाम्स को सीरियसली लेकर आप ऑलरेडी चीजों को स्टार्ट करो। और अगर आपको लगता है कि कॉलेज में इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है पढ़ाई, तो आप सेकेंड ईयर से ही गाइडेंस स्टार्ट करो, सेकेंड ईयर से ही ले लो। सेकेंड ईयर के बाद आप थर्ड ईयर में पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, जिससे कि आपके पास एक बेस हो जाए कि भाई हमारे पास जो जो भी रैंक आई, 1100, 1200, 1000, 2000, जो भी रैंक आ रही है, एक बेस हो जाए कि यार ऑलरेडी हमारा सिलेबस कंप्लीट है, हमने थोड़ा अटेम्प्ट किया, हमारी इतनी रैंक आ गई। नाउ इन द फाइनल ईयर, जैसे मनन भाई ने किया कि उन्होंने विजय बैच ज्वाइन किया, और उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस किए जाते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। गेट एग्जाम में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए भाई, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आते नहीं है। हमें क्वेश्चन देखकर स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, पीवाईक्यूज एक दो बार कर लो, और विजय बैच में जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो कर लो। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको मोर देन सफिशिएंट है गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओवरऑल अगर मैं यही बोलूंगा कि गेट एग्जाम बहुत ही सिंपल एग्जाम है, कॉलेज के साथ साथ तैयारी करके आराम से निकाला जा सकता है, कॉलेज को मैनेज करते हुए भी निकाला जा सकता है। जैसे मनन भाई की सीजीपीए 8.5 है, तो मुझे लगता है कि बिट्स में 8.5 अच्छी सीजीपीए होगी, या होती होगी, मुझे उसका आइडिया नहीं है। पर हाँ, अगर आप आराम से 9 तक, तो आप, मेरा भी स्टार्ट खराब नहीं होता, तो 9 तक, तो 9 के ऊपर इट्स वेरी गुड। हम्म। और जैसे हमारा भी जो इंटर्नशिप था वो सीजी की बेसिस पे हुआ था, तो एनीथिंग ओके। अबव 8 इज वेरी गुड इन बिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर। हम्म। और 9 इजीली अचीवेबल। ओके, ओके, ओके। हाँ, मतलब कॉलेज को मैनेज किया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर कॉलेज की तैयारी नहीं होगी, कॉलेज के बाद होगी, तो कॉलेज के संग मैनेज किया जा सकता है आराम हाँ, से। आप
कॉलेज के गेट साथ की ही तैयारी करना तो भी कर चाहिए, सकते क्योंकि हैं अगर आप एग्जैक्ट। कॉलेज के बाद करोगे ना तो आपको वो लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप ले लिए हैं। उसका एक अलग अलग नेगेटिव प्रेशर है। फ्रेम ऑफ माइंड हो जाता है कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर क्या। और कॉलेज के साथ आप करते रहते हो तो हो जाता है, बिल्कुल। मेनली लगे रहना है। और जैसे हाँ। मैंने भी कंटेंट विजय बैच का पढ़ा था, तो विजय बैच का जो कंटेंट था स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब वो मोर देन सफिशिएंट है। सारे क्वेश्चंस आप देखो तो उसी से आते हैं, उसके अलावा हम्म। कुछ नहीं होता है कुछ वैसे नहीं भी। है। उसके एक्स्ट्रा ही पढ़ाया जाता है। आप भी कम्युनिकेशन में आपने बहुत टॉपिक, जैसे जैकोबियन वाला रहता था कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाए थे जो नहीं आती। हम्म। तो उतना ही कंटेंट करना है बेसिकली, लोग ही नहीं समझते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। उतना हम्म। ठीक से कर लो तो सारे एग्जैक्ट। क्वेश्चन उससे आते हैं। सब हो आपका जाएगा। बस काम है कि आप सिली मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड कर लो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर गेट में, क्योंकि ऑप्शंस बहुत मतलब हम्म। मिलते जुलते हैं, नैक भी रहता है, तो आपके रैंक कहीं नहीं है। आप अंडर 50 आराम से आप रैंक ला सकते हो उसके। बिल्कुल सही है। मतलब अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बैच को ज्वाइन करो, उसी बैच को बस कंप्लीट ए उसके टू जेड फॉलो करो, कहीं उसकी मत जाओ। डीपीपी उसकी डीपीपी सॉल्व कर लो, हम्म। मैं तो बोलता हूँ उसकी डीपीपी बस। और पीवाईक्यूज हम्म। से ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। आप सही है। पीवाईक्यूज करो, जो एक बार में बन जाते हैं उसको टिक कर दो, जो नहीं बनते उसको हम्म। मार्क कर लो। फिर जो बन चुके हम्म। हैं उसको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक साल टिक मार्क आप कर लो। हम्म। जो नहीं बने आप उसको सेकंड बार मतलब सॉल्यूशन देख के आप एक बार फिर से बनाने की कोशिश, ऐसे ऐसे आपको एक शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे पीवाईक्यू की, जो हम्म। जो ऑल टाइम जो बेस्ट लास्ट पीवाईक्यूज बार होंगे। में रिवाइज करना है। जो ऑल टाइम बेस्ट पीवाईक्यूज हो जाएंगे, तो आप हम्म। मतलब उससे तो टफ कभी पूछा ही नहीं गेट, ऐसे भी आप देखो तो वो उससे। हम्म। तो वो आप अच्छे से आप कर लो बिना सॉल्यूशन देखे, अगर खुद से आप बना पा रहे हो, सोच पा रहे हो, तो उससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मतलब हम इतने ज्ञान की बातें गेट एग्जाम के लिए करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। सिंपल सी बात है, एक बैच ज्वाइन करो, ए टू जेड उसको फॉलो करो, डीपीपी करो, क्लासेस करो, रिवीजन करो, पीवाईक्यूज कर लो एक दो बार, और एक टेस्ट सीरीज कर लो। अगर आप इतना फॉलो कर लेते हो, बिल्कुल मतलब एक तरह से ये गेट एग्जाम सही में मुझे लगता है कि इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है जैसे दाल चावल। मतलब आप दाल चावल खाओ, जितने सिंपल रहते हैं ना वो, उसमें कुछ मत डालो, उसमें कोई नमक नमकीन कुछ मत डालो, नॉर्मल से खा लो, उसी में आपकी रैंक बन जाएगी। मतलब आपको स्टार्ट से एंड तक बस चार पांच चीजें फॉलो करनी है, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना कि भाई तू क्या पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रहा है, इसकी रैंक कैसे आ गई, ये आ गई, कुछ नहीं करना। स्टार्ट टू एंड आप नॉर्मली एक बैच को फॉलो कर लो, आराम से रैंक निकल जाएगा। इतना सिंपल एग्जाम है। सही बात है। गुड यार मनन भाई, आपकी स्टोरी सही में बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। मतलब ऑलरेडी 50 लाख का पैकेज है। लोग बाग तो सोचते हैं कि अभी हमारी एक से बात हो रही थी, लाइक कल परसों ही बात हुई थी शायद, हनुमान से बात हुई थी, उसकी यार 26 है। तो मैं उससे बोल रहा था कि तुम्हारा मोटिवेशन क्या था गेट एग्जाम का, तो वो कहता है कि सर मैं पहले तो गेट एग्जाम करना ही चाहता था, लेकिन जब कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर तो मजबूरी बन गई। तो वो ऑलरेडी उसका मोटिवेशन बन गया कि प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो अब तो करना ही पड़ेगा। तो उसकी हाँ एयर हाँ 26 थी। अच्छा बच्चा है वो, क्लास में भी हाँ आता था। लेकिन आपकी तो ऑलरेडी बहुत तगड़ी स्टोरी है कि ऑलरेडी 50 लाख का पैकेज लगा हुआ है या लग जाएगा, और उसके बाद भी आप गेट दे रहे हो, तो इट्स वेरी गुड कि। हाँ, वो मेरा मोटिवेशन ही था भैया, जो मेरे को ड्राइव करता रहा। मतलब मेरा मतलब ऐसा था, और खासकर मैं अपने पेरेंट्स के लिए बोलूंगा, मेरी मम्मी पापा का इतना सपोर्ट था, क्योंकि जनरली पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो बोलते थे तुम क्यों दे रहे हो ऐसे करके। पर जब उन्होंने देखा कि इसको देना है तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब हम जो लास्ट 6 मंथ का आपको बताते हैं, मतलब हम पढ़ते पढ़ते हम सो जाते थे, मतलब पढ़ते थे पूरा दिन भर, तो रात में ऑब्वियसली जब आप सोते हो तो आपको नींद नहीं आती है, आपके दिमाग में वही घूमता रहता है कि पढ़ाई हम्म। करना है, कल क्या करना है, ये रिवाइज करना है, वो रिवाइज करना है। तो फिर मेरे को नींद नहीं आती थी 2-3 दिन तक। तो फिर सब होने लगे कैसे सोए, फिर मैंने क्या, पढ़ता रहता था मैं, जब नींद आ गया तो सो गया, जब उठ गया तो हम्म। उठ गया, ऐसे करना शुरू हम्म। कर दिया। फिर मैंने आया नींद तो आ गया, पढ़ना उठ गया। मैं लाइट ऑन करके सो जाता था, मम्मी आती थी लाइट ऑफ कर देती थी। तो मम्मी का बहुत सपोर्ट था। और पापा पापा मेरे साथ बैठते थे, आपको पता है, हम जब टेस्ट सॉल्व करते थे वो देखते थे, वो बताते थे, वो मेरे को पूरा गाइड करते थे, इतना उनका सपोर्ट था। वो एनालिसिस में हेल्प करते थे, मतलब पूरा करते थे कि तुम ये गलत करो, ये गलत कियो, वो हम्म। गलत कियो। बहुत सपोर्ट था पापा का। और मेरा जो भी मेहनत है, मैं अपने मम्मी पापा को ही बोलूंगा कि उनकी वजह से ही हुआ। पूरा सब चीज उनकी वजह से हुआ। और उन्होंने कभी भी नहीं बोला, मतलब मैं फर्स्ट सेकंड में पढ़ भी नहीं पाता था, इतना खराब था तबीयत। कभी भी उन्होंने नहीं बोला कि तुम आगे क्या करने का सोचे हो, हम्म। क्या होगा। कभी भी कोई प्रेशर नहीं था उनकी तरफ से। वो बस चाहते थे कि मैं उस समय ठीक हो जाऊं। फिर जब मैं ठीक हो हम्म। गया तो मेरा बस एक ही गोल था कि उनको फिर प्राउड करो। तो वो आज हम्म। मैं कर पाया हूँ। मम्मी भी रोने लग गई थी जब रैंक आया था। तो मेरे को उससे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट कोई नहीं है, इससे बड़ा। बिल्कुल सही है भाई। मेरे ख्याल से इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं कि अपने मम्मी पापा को प्राउड कर पाए। और ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए सभी बच्चों का कि यार एटलीस्ट जब आप
इस धरती पे आए हो उनकी वजह से, तो एटलीस्ट एक मौका तो दो उनको कि आपके ऊपर प्राउड कर सकें। और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा एफर्ट डालना है, और चीजें हो जाएंगी। एकदम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू मनन भाई। मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी सबको मोटिवेट करेगी, और आपकी रैंक मुझे लगता है कि और अच्छी आनी चाहिए थी। 113 नहीं, मुझे लगता है कि 11 या सिंगल डिजिट 1 आनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि और मजा आता। जो लास्ट आ 15 सकती थी डेज था, यार। 15 डेज में जो मैंने रिवीजन नहीं किया ना, उससे बहुत फर्क हाँ। पड़ा। क्या हुआ, जो अब मैंने बताया 2 क्वेश्चन तो 10 लॉग, हम्म, 20 लॉग वाला, फिर हाँ। एक मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, नल लोकेशन। एक्चुअली क्या है ना, वो पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मतलब पूरा एक एक्चुअली थिंकिंग रहती है ना। मैंने सोचा था कि एनवीडिया में जब जाऊंगा तो हम्म। आके पढ़ूंगा, मतलब 5 बजे आ जाता हूँ। नहीं हो पर पाता मैं है। इतना थक जाता था हो ही क्योंकि नहीं फर्स्ट पाता, फर्स्ट नहीं टाइम हो पाता। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था। मैं हम्म। आके सो जाता था। फिर मैंने नहीं क्या हो किया, पाता। लास्ट डे में मैंने किसी तरह दो, जब गेट के 11th को एग्जाम था इसी का, मैंने लास्ट 2 दिन छुट्टी लिया कि मैं जा रहा हूँ, और वो 4 दिन खाली रिवीजन किया। तो उससे फिर वो हुआ जो भी है, मतलब आया हुआ है। सिली मिस्टेक्स मेरे बहुत हो गए, बहुत एक्चुअली सिली। क्या है ना, माइंड का स्ट्रीम चेंज हो जाता है। दिमाग ना एक तरफ काम मेरे करता रहता है ना, तो वो हाँ स्ट्रीमलाइन रहता है, बट हाँ वो फिर चेंज हो जाता है। मेरे नहीं मतलब होनी चाहिए। 15-20 मार्क्स तो मतलब सिली मिस्टेक्स में चले गए। आप बिलीव ही नहीं हम्म। करोगे, एक 3/4 3/2 वाला, मतलब लोकेशन वाला, एसएनआर वाला 20 लॉग था, मेरा एग्जैक्ट आंसर डबल आ गया। मतलब, और जब ये टाइप की मिस्टेक्स होती है ना, तो आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो कोई क्योंकि बात नहीं, पर जो आता है वो क्वेश्चन अगर छूट जाए ना, इससे बड़ा दुख जो होता है। एक्चुअली इस बार रैंक बन गई, पर आप हाँ, नॉर्मल देखो नहीं तो इस बनती। मार्क्स पे रैंक नहीं बनती है। नहीं इस बनती, बार पेपर पेपर थोड़ा टफ था। पेपर टफ था। पेपर टफ। एमएसक्यू ज्यादा थे ना, एक्चुअली मेरे को लगता है हाँ, वो कारण से पेपर थोड़ा पेपर टफ बन टफ गया। था। क्योंकि पेपर ऐसे सॉल्वेबल था, एनालॉग थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, पर पेपर सॉल्व। हम्म। तो मैं तो रैंक में देख भी नहीं रहा था कि कुछ रैंक, पर मैं तो इतना डिसअपॉइंटेड था। पर वो था कि इस बन बार गए। पेपर थोड़ा टफ था तो बन गई नहीं तो। चलिए, थैंक यू मनन भाई। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बाय।